Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metric SIN textbook board जामशोरो। इस बुक में 18 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में और सेकंड हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट नंबर 2 एंड 3 हम आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट 1 में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके 4 पार्ट्स हैं, यानी कि 4 लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी एग्जांपल है लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, देन आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लास्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम सब जानते हैं केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करती है। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इनमें बेसिकली जो स्टडी होती है वो मैटर के वो चेंजेस होते हैं जो कि एक सब्सटेंस में चेंज हो और उसके बाद कुछ अमाउंट में सब्सटेंस और फॉर्म हो या कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म हो, तो उन चेंजेस को हम जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में स्टडी करते हैं। ये लॉज जो है वो एम्पेरिकल लॉज होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लॉज होते हैं और ये 4 लॉज हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1785 में एक फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था एंटोनिन लवॉइजर, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, यानी कि ना ही मास बन सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान और ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, लेकिन वो अपनी फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा ईजी होगा, इसलिए हमने आपके लिए हाइड्रोजन की या वाटर की एग्जाम्पल बहुत सिंपल और बहुत कॉमन एग्जाम्पल दी है। सबसे पहले जब हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। कैसे? और इसमें ये एग्जाम्पल जो है कैसे फिट हो रही है कि जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इन दोनों की मासेस लेंगे बिफोर रिएक्शन और उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और लिक्विड यानी कि वाटर फॉर्म करती हैं, उसके बाद हम इन दोनों जो कंबाइंड वाटर की जो मास है वो जब हम लेंगे तो दोनों इक्वल होंगी। तो ये हमें ये शो करता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर रिएक्शन के बाद और रिएक्शन से पहले मासेस सेम रहेंगी। हाँ, लेकिन जो मास है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो वाटर के अंदर चेंज हो रही है जो कि लिक्विड है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये है, जिस तरह से हम देखते हैं आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाती है। तो वो जंग किस वजह से लगता है? जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो उसके ऊपर कोरोजन की या लेयर आ जाती है एक, उस लेयर को हम कोरोसिव लेयर या जो है रस्टिंग कहते हैं। तो वो जो रस्टिंग है, अगर हम ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि आयरन के साथ रिएक्ट हो रहा है उस ऑक्सीजन के अमाउंट को या उस ऑक्सीजन की मास को मेजर करें तो वो उतनी ही होगी कि जितनी आयरन के ऊपर रस्ट की मास है, यानी कि आयरन की मास और रस्ट की मास को हम जो कंबाइन करेंगे वो उस एक मास की इक्वल होगी कि जो आयरन की मास और ऑक्सीजन की मास है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि लवॉइजर ने परफॉर्म किया था, उन्होंने क्या किया था कि वो जो उन्होंने डिकम्पोजिशन की थी रेड ऑक्साइड ऑफ मर्करी के रेड ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की थी और मेटेलिक मर्करी और एक गैस को फॉर्म किया था। उस गैस को उन्होंने ऑक्सीजन का नाम दिया। लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। एच लैंडोल्ट एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इन्होंने 15 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था और उनकी स्किल्स के बारे में स्टडी किया था ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वैलिडिटी चेक कर सकें। इसलिए उन्होंने एक एच शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया। उस ग्लास ट्यूब को उन्होंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया ताकि उनकी लिम्स में जब वो कोई केमिकल डाले या कोई भी सब्सटेंस डाले तो वो मिक्स ना हो। उन्होंने ग्लास ट्यूब का भी वेट चेक कर लिया। फिर उन्होंने एक लिम में सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया और दूसरी लिम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। इन दोनों को ऐड कर लिया, लेकिन इन दोनों को रिएक्ट होने से दूर रखा और इन्हें रिएक्ट नहीं होने दिया।
ट्यूब को उन्होंने सील कर दिया ताकि कोई भी मटेरियल या कोई भी मास एस्केप ना हो सके रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन से बाद या रिएक्शन से पहले। ट्यूब का जब वेट किया गया मास डालने के बाद या सॉल्यूशंस या एसिड्स डालने के बाद वेट किया गया, तो जो वेट था और जो ट्यूब का वेट था इन दोनों को ऐड कर लिया गया। रिएक्शन करने के बाद यानी कि जब उन्होंने ट्यूब को शेक किया, ट्यूब में जो सॉल्यूशंस थे उन्हें मिक्स किया, तो उन्हें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट्स मिले और इसके अलावा HNO3 मिला यानी कि नाइट्रिक एसिड। इन्होंने क्या किया कि जब जो प्रोडक्ट मिला है उसे का वेट चेक किया। जब इसका वेट चेक किया गया तो वो रिएक्टेंट्स का वेट और प्रोडक्ट का वेट दोनों सेम थे। ये बात प्रूव करती है कि जब रिएक्शन हम करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद मास हमेशा सेम रहती है, टोटल अमाउंट ऑफ मास चेंज नहीं होता। आम केमिकल चेंजेस में रिलेटिवली बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि मेजरेबल नहीं होती या बहुत कम होती है जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन न्यूक्लियर चेंजेस में जैसे कि यूरेनियम के एटम की अगर हम फिजन करें यानी कि इसकी ब्रेक डाउन करें छोटे एटम्स या छोटे जो है वो न्यूट्रॉन्स में, तो जो चेंज इन एनर्जी होती है वो नोटिसेबली लेस होती है यानी कि उसे हम नोटिस कर सकते हैं और उस रिएक्शन के में जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उससे कम होती है। तो ये बात बहुत इजीली इंडिकेट करती है कि यूरेनियम जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत कुछ अमाउंट ऑफ यूरेनियम एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये बात हमें इस बात का सबूत देती है कि हम हीट या रेडिएशन में इसे चेंज कर रहे हैं। और इसी रिलेशनशिप को बहुत ही मशहूर इक्वेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, E = mc² विच इज आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जहां पर E की माना है एनर्जी अर्ग्स में, M की माना है मास ग्राम्स में और C यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी रिलेशनशिप के बीच में मास और एनर्जी का जो प्रपोजल दिया गया 906 में एक मशहूर फिजिस्ट मैथमेटिशियन जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने ये प्रपोजल दिया था और इसको फॉलो करते हुए हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो मास है वो चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और जो मास में जो चेंज या गेन और लॉस हो रहा है वो डिटेक्टेबल नहीं है क्योंकि जो चेंज इन मास है वो बहुत कम है। इसी वजह से जो मास की या कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो अभी भी सेम है, या से हम अगर मॉडिफाई करें तो वो इस तरह से होगी, देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो गेन और लॉस ऑफ मास हो रही है वो डिटेक्टेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, जिसे हम काउंट नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। 18th सेंचुरी के एंड में केमिस्ट ने जो है वो बहुत ज्यादा काम किया और उन्होंने डेफिनेट या कांस्टेंट कंपोजिशन पर डिस्कशंस की। फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था लुइस प्रोस्ट, उन्होंने 1799 में अपनी एक रिजल्ट दी, अपनी एक डेफिनेशन दी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि दैट डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड always contain the same elements combined together in the same proportion by mass। अब इसका मतलब ये है कि अलग अलग अगर हम सैंपल लें किसी एक कंपाउंड के, तो उस एक कंपाउंड के अलग अलग सैंपल्स में हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे जो कि एक सेम प्रोपोर्शन के साथ कंबाइंड होंगे। जैसे अगर हम 2 मोल ऑफ वाटर ले लें तो वाटर के उन 2 मोल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो एक फिक्स्ड और एक कांस्टेंट रेशियो के साथ कंबाइंड होंगे। तो ये जो होगा वो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन का 1 पार्ट है और ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स हैं, तो इस प्रोपोर्शन को हम कॉन्स्टेंटली लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में काउंट कर सकते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में काउंट कर सकते हैं। और इसकी एक बेहतरीन इलस्ट्रेशन या बेहतरीन एग्जांपल एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जे ब्रिजेलियस, उन्होंने दी थी। जे ब्रिजेलियस ने 10 ग्राम्स ऑफ लेड को हीट किया था और उसमें सल्फर की डिफरेंट अमाउंट्स को ऐड किया, उन्हें एग्जैक्टली 11.56 ग्राम्स ऑफ लेड सल्फाइड हासिल हुआ।
जब उन्होंने सल्फर को बढ़ाया या सल्फर के अमाउंट को इंक्रीज किया तो उन्होंने 18 ग्राम्स ऑफ लेड यूज किया और 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर यूज किया। उन्हें एग्जैक्टली 11.56 लेड सल्फाइड फॉर्म हुआ। 8 ग्राम्स ऑफ लेड जो है वो बाकी अनयूज्ड रह गया। यानी कि जब हम एक कंपाउंड की या एक एलिमेंट, एक सब्सटेंस की एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ दूसरे एलिमेंट के फिक्स प्रोपोर्शन के साथ एडिशन करेंगे तो हमें एक फिक्स अमाउंट या फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स मास की जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट साइड पे किसी एक कंपाउंड का मास बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट साइड पे जो इंक्रीज मास होगा वो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिल जाएगा, लेकिन वो रिएक्शन में यूज नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर। अब यहाँ पर जो डिस्कस किया गया मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब कि एक ही एलिमेंट सेम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेगा तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को, इस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि इफ टू एलिमेंट्स, अब इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन one compound, the masses of element that combines with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers or in simple multiple of ratio। यानी कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस की फिक्स मास के साथ, तो जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक की मास को एक रेसिप्रोकल रेशियो के साथ बढ़ाएं या सिंपल मल्टीपल रेशियो के साथ बढ़ाएं जो कि स्मॉल होल नंबर्स में हो, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, उसमें हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लेते हैं और 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें रेशियो में ऑक्सीजन को 1 लिया है और कार्बन का जो है रेशियो वो 1 लिया है, तो जो हमें रिएक्शन प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से जब हम कार्बन का 1 रेशियो लें यानी कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लें और ऑक्सीजन के 2 रेशियो लें यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लें, तो हमने यहाँ पर 2 जो रेशियो है वो ऑक्सीजन के लिए और 1 रेशियो कार्बन का लिया, तो हमें जो फॉर्म हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ये एक एग्जांपल थी कि हमने जो है वो किसी एक के रेशियो को बढ़ाया है और दूसरे के रेशियो को कांस्टेंट रखा है, यानी कि फिक्स रेशियो को हमने यूज किया है रेसिप्रोकल रेशियो के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है वो ओबे करती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की एक बहुत बेहतरीन इलस्ट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से दी जा रही है कि जब हम नाइट्रोजन की फिक्स रेशियो को ऑक्सीजन की वेरिएबल रेशियो के साथ या वेरिएबल रेशियो ऑफ नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के फिक्स रेशियो के साथ, अब यहाँ पर सबसे पहले हम नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है कि जब हम मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं और 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो हमें वेरिएबल जो रेशियो मिलता है हमें वहां पर ऑक्सीजन का वो है 1 और जो मास रेशियो है ऑक्सीजन का वो है 1/8 और जो फिक्स्ड मास है नाइट्रोजन की वो है 14। तो जब हमने फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन 14 को वेरिएबल मास ऑफ ऑक्सीजन 1/8 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें फॉर्म होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह से जब हम 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन को 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर हम आ जाते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड पर। ट्राई से हमें ये मालूम हो रहा है कि जो ऑक्सीजन होगा उसका रेशियो जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जब हम 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। जब हम नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो हम 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं 64 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ, तो 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। फिर हम आ जाते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पेंटा से हमें मालूम हो रहा है कि 5 टाइम ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो हम 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड फॉर्म करते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर्ड ने दिया था और इसकी स्टेटमेंट ये थी कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स separately combines with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine should either in the same ratio or some simple multiple of it। अब इसका मतलब ये है कि
जब दो एलिमेंट्स अलग से किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तो या तो उनकी मास फिक्स होती है, यानी कि या तो उनका रेशियो फिक्स होता है या फिर उनका सिंपल मल्टीपल होता है। इसकी बेहतर इलस्ट्रेशन हम एग्जांपल्स के साथ ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि जब हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मीथेन फॉर्म करता है, जिसमें यहाँ पर ट्राइंगल के साथ जो आप हमने आपको ग्राफ दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जब कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो 12:4 ग्राम्स का, और इसके बाद जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो है 3:1, यानी कि 3 जो है वो पोर्शंस कार्बन के हैं और 1 पोर्शन जो है वो हाइड्रोजन का है। नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है कि कार्बन जो है वो मास के लिहाज से 12:32 ग्राम्स बन रहा है इसका रेशियो, और 3:8 जो है वो इसका रेसिप्रोकल रेशियो बन रहा है। तो 3:8 में 3 जो है वो कार्बन का पार्ट है और 8 जो है वो ऑक्सीजन का पार्ट है। अब इन दोनों में एग्जाम्पल में से अगर हम मीथेन में से हाइड्रोजन का पार्ट ले लें यानी कि 1 रेशियो ले लें, और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का पार्ट ले लें यानी कि 8 रेशियो ले लें, तो 1:8 के रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के साथ हम वाटर फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गई एग्जाम्पल एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो 32:32 रेशियो जो है वो मास का बनता है। इसी लिहाज से 8:8 जो है वो उसका रेसिप्रोकल रेशियो बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में कार्बन का रेशियो हम 12 ले लें और ऑक्सीजन का रेशियो 32 ग्राम्स लें, तो इसमें जो रेसिप्रोकल रेशियो बनेगा वो होगा 3:8। अब इन दोनों एग्जांपल्स में से हम कार्बन और सल्फर दोनों का जो रेसिप्रोकल रेशियो है उसे ले लें। जिस तरह से कार्बन का अगर हम ले लें 3 और सल्फर का हम ले लें 8, 8 का जो सिंपल मल्टीपल होता है वो होता है 16, 8 2 16। तो अगर हम कार्बन के 3 रेशियो लें और सल्फर के 16 रेशियो लें, यानी कि 3:16 का हम रेसिप्रोकल रेशियो लें, तो हम फॉर्म कर सकते हैं कार्बन सल्फाइड, which is an extremely best example of law of reciprocal proportion. इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस पोर्शन के लिहाज से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमारी ईमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करके भी हमसे कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं।